हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड टेकिंग केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आज की वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी हिस्टोलॉजी ऑफ द गट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। हिस्टोलॉजी ऑफ गट। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। यहाँ पे तीन वर्ड हैं, वन इज़ मॉर्फोलॉजी, second one is anatomy and third is histology. मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस। जैसे अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो अपने जो बॉडी पार्ट्स जो हमें बाहर से विजिबल हैं वो मॉर्फोलॉजी है। जब हम बॉडी को डाइसेक्ट करेंगे और डाइसेक्शन के बाद आपको हार्ट दिखाई देगा, लंग्स विजिबल होंगे, किडनीज भी विजिबल होंगी, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे अनाटमी। पार्ट ऑफ बॉडी विजिबल टू आवर आईज आफ्टर डाइसेक्शन, यानी कि यहाँ पर भी नेक्ड आई से हम इन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमें किसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। अगर हम जैसे एलिमेंट्री कैनाल के सेक्शन को कट करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं, इट विल अपीयर लाइक रिंग, बिकॉज एलिमेंट्री कैनाल एक होलो ट्यूब है, और जब आप इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे तो इसकी जो वॉल है वो आपको दिखाई देगी और अंदर दिखाई देगा ल्यूमन। तो व्हेन यू सी इट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, तो यहाँ पर आपको टिश्यूज़ दिखाई देंगे, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, क्योंकि कोई भी ऑर्गन है वो इन चार टिश्यू से बेसिकली बना होता है। So let's, I hope this word is clear. हिस्टोलॉजी ऑफ द गट। सो अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल की वॉल की, सो ओइसोफेगस से रेक्टम तक एलिमेंट्री कैनाल की वॉल 4 लेयर की बनी होती है। ल्यूमन से अपोजिट की तरफ हम बात कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको देखना है कहाँ से हम इन्हें रीड आउट कर रहे हैं। सबसे बाहर है सिरोसा के बाद है मस्कुलैरिस के बाद है सब म्यूकोजा एंड देन म्यूकोजा। अगर ल्यूमन की तरफ से देखें तो सबसे पहले है म्यूकोजा, आपको ऐसे याद रखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन भी आया हुआ है एमसीक्यू। तो अगर हमें देखना है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ल्यूमन, तो आप कहेंगे म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलैरिस एंड सिरोसा। बाहर से देखें तो सिरोसा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा। वन बाय वन इन लेयर्स को डिस्कस करेंगे। सिरोसा आउटर मोस्ट लेयर है और इसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू होता है और साथ में कनेक्टिव टिश्यू होता है। दिस सिरोसा इज मेड अप ऑफ थिन मीजोथीलियम, ये हमने पहले भी पढ़ा है। एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन को हम क्या कहेंगे? मीजोथीलियम और पेरिटोनियल लाइनिंग, और इसके अंदर थोड़ा सा कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। सो सिरोसा इज आउटर मोस्ट लेयर, इट इज मेड अप ऑफ मीजोथीलियम विद सम कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद मस्कुलैरिस जो लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। बेसिकली 2 तरह की स्मूथ मसल्स होती हैं, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल। अंदर सर्कुलर मसल होती हैं और बाहर लॉन्गिट्यूडिनल। अब यहाँ पर देखिए, जो सर्कुलर मसल है वो सर्कुलर वे में अरेंज्ड होंगी, तो जब आप उनको ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करेंगे दे विल अपीयर लाइक दिस, और लॉन्गिट्यूडिनल लेंथ वाइज होंगी। तो लेंथ वाइज अगर अरेंज्ड हैं तो जब आप कट करेंगे तो इनका सरफेस दिखाई देगा। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल आपको सेक्शन में सर्कल की तरह दिखाई देंगे और ये आपको रिंग की फॉर्म में। तो बाहर तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल है, अंदर सर्कुलर, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आप एक याद रख सकते हैं कि इनर कौन है, इनर सर्कुलर है तो ऑटोमेटिकली बाहर लॉन्गिट्यूडिनल है। और इन मसल्स का काम क्या है, ये पीछे हमने पढ़ा था। ये मसल्स एंटागोनिस्टिक वे में काम करेंगी। जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो लॉन्गिट्यूडिनल रिलैक्स करेंगी, लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सर्कुलर रिलैक्स करेंगे। और कौन से प्रोसेस में इन्वॉल्व है? पेरिस्टालसिस में इन्वॉल्व है। स्टमक के अंदर जो सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं उनके बीच में ऑब्लिक मसल लेयर भी प्रेजेंट होती है। सो दैट्स ऑल अबाउट मस्कुलर लेयर, मस्कुलैरिस के बाद है सब म्यूकोजा इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। सब म्यूकोजा वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने कनेक्टिव टिश्यू में भी एग्जांपल लिया था। सब म्यूकोजा लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, इसमें ब्लड वेसल्स होंगी, नर्व्स प्रेजेंट हैं, लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट हैं, और एक तरह की इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अगर आपको नाम याद आए तो आप याद कर सकते हैं, अभी हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड वीडियो में शेयर किया है। जो सब म्यूकोजा के अंदर कौन सी ग्लैंड होती हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड। सो ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट ओनली इन सब
म्यूकोजा ऑफ ड्यूोडेनम, इनको हम ड्यूोडेनल ग्लैंड्स भी कह सकते हैं। इसके बाद जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग है एलिमेंट्री कैनाल की, सबसे अंदर वाली लाइनिंग को हम क्या कहेंगे, म्यूकोजा। अब यहाँ पर देखिए ये इंटेस्टाइन का सेक्शन कट किया है, तो ये जो म्यूकोजा है दैट इज थ्रोन इनटू फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, एंड व्हाट दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज विलाई। स्टमक में भी म्यूकोजा के अंदर फोल्ड्स प्रेजेंट है। म्यूकोजा फॉर्म इरेगुलर फोल्ड्स इन द स्टमक, एंड व्हाट दीज फोल्ड्स आर नोन एज रुगी। स्टमक के अंदर जो इरेगुलर फोल्ड्स हैं म्यूकोजा के, उन्हें हम कहेंगे रुगी, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक प्रोसेस है उन्हें हम क्या कहेंगे, विलाई। नेक्स्ट डायग्राम में हम विलाई और म्यूकोजा लेयर को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। यस, बोथ दीज डायग्राम शो विलाई। सबसे पहले विलाई को समझने की कोशिश करेंगे, और एक और वर्ड हम पढ़ेंगे माइक्रोविलाई। टिश्यू में भी हमने इसको डिस्कस किया है। म्यूकोजा जो लेयर है उसमें एपिथीलियम प्रेजेंट है। जैसे ल्यूमन की तरफ देखें तो म्यूकोजा में सबसे बाहर ये जो पूरा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज ऑल म्यूकोजा। तो म्यूकोजा में सबसे बाहर एपिथीलियल टिश्यू है, ये इंटेस्टाइनल एपिथीलियम है, विच लाइन द ल्यूमन। ये ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन की तरफ म्यूकोजा की कौन सी लेयर है, इंटेस्टाइनल एपिथीलियम। कौन से टाइप की है, कॉल्यूमनार एपिथीलियम है, जिसमें न्यूक्लियाई बेस पे हैं। और इस एपिथीलियम की खास बात क्या है कि ये जो एपिथीलियम है वो ब्रश बॉर्डर्ड है। ब्रश बॉर्डर्ड का मतलब इसका जो आउटर सरफेस है दैट इज हैविंग फिंगर लाइक इन्वेजिनेशन। ये देखिए अब आपको यहाँ पर डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि विलाई क्या है और माइक्रोविलाई क्या है। माइक्रोविलाई सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। ये देखिए ये जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स हैं इनको हम कहेंगे एंटीरोसाइट। एंटीरोसाइट सेल्स की जो मेम्ब्रेन है ल्यूमन की तरफ वो फिंगर लाइक एक्सटेंशन बना रही है, जिनको हम कहेंगे माइक्रोविलाई। और विलाई जो है वो फिंगर लाइक एक्सटेंशन है म्यूकोजा का। अगर हम बात करें म्यूकोजा तो म्यूकोजा के अंदर ये एपिथेलियल टिश्यू है। इसके अलावा म्यूकोजा में यहाँ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा जहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं। सो म्यूकोजा की ग्रोथ को तो हम कहेंगे, म्यूकोजा की जो आउट ग्रोथ है फिंगर लाइक और इरेगुलर फोल्ड्स लाइक, उनको तो हम कहेंगे विलाई और रुगी। लेकिन इंटेस्टाइनल एपिथेलियम की जो आउट ग्रोथ है उन्हें हम कहेंगे माइक्रोविलाई। सो विलाई एंड माइक्रोविलाई बोथ इंक्रीज सरफेस एरिया बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का वो पार्ट है जहाँ फूड का डाइजेशन भी कंप्लीट होगा और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो उसके लिए यहाँ पर विलाई एंड माइक्रोविलाई दोनों क्या करेंगी, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगी ताकि फूड का जो एब्जॉर्प्शन है वो एफिशिएंटली हो सके और फूड के जो डाइजेशन के लिए जो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होंगे वो भी इफेक्टिवली सीक्रेट हो सके। अब हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल देखते हैं एक विलाई का। तो एक विलाई के अंदर ये लैक्टियल है, दिस इज लिम्फेटिक वेसल। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। लिम्फेटिक वेसल ऑफ विलाई इज नोन एज लैक्टियल, और एल फॉर लैक्टियल, एल फॉर लिम्फ। तो ये लिम्फेटिक वेसल है जिसको हम क्या कह रहे हैं, लैक्टियल। फूड का जो फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं, ए, डी, ई एंड के फैट सोल्यूबल विटामिन्स है, इनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, लैक्टियल में। आज के लेक्चर में हम फूड का एब्जॉर्प्शन भी पढ़ेंगे। तो वहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, लिपिड एंड लिपिड सोल्यूबल विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन ब्लड में नहीं होगा, वो डायरेक्ट कहाँ होगा, लैक्टियल में, और लैक्टियल के बाद वो कहाँ जाएंगे, ब्लड में। जबकि इनके अलावा जो बाकी सारी चीज़ें हैं जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वाटर है, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं, वो डायरेक्टली कहाँ एब्जॉर्ब होंगे, ब्लड में। सो लिम्फेटिक वेसल ऑफ विलाई इज नोन एज लैक्टियल। इसी तरह यहाँ पर ये आर्टरीज हैं, ये वेन्स हैं और ये कैपिलरीज हैं। सो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन थ्रू ए विलाई। अब आप एक ये चीज़ हमने पीछे भी देखी है, ये जो पार्ट्स हैं इनको हम कह रहे हैं क्रिप्स। ध्यान रहे ये म्यूकोजा के अंदर ही हैं। तो व्हाट दिस ग्लैंड इज,
क्रिप्स ऑफ लीबरकुने। लेकिन ड्यूodenum रीजन में जाके और नीचे जाके फर्दर ये जो है अगर ग्लैंडुलर पोर्शन सिक्रीट बनाती हैं ओनली इन सब म्यूकोजा लेयर, तो उसको सॉरी ओनली इन सब म्यूकोजा ऑफ ड्यूodenum, तो वो कौन सी ग्लैंड होगी? ब्रूनर्स ग्लैंड। आई होप ये हमने पहले डिस्कस कर रखा है। तो इस स्लाइड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जो विलाई हैं दे आर लाइंड बाय कोल्यूमिनार एपिथेलियम हैविंग माइक्रो विलाई ऑन द सरफेस। दूसरा, ए विलाई हैज ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं। इसके अलावा विलाई में नर्व्स हैं। इसके अलावा विलाई के अंदर लैक्टियल है। लैक्टियल इज द लिम्फेटिक वेसल ऑफ विलाई। और लैक्टियल का काम क्या होगा? इट इज इन्वॉल्व्ड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, वाटर एंड फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फैट सोल्यूबल विटामिन्स ए, डी, ई एंड के का जो एब्जॉर्प्शन है वो लैक्टियल्स में होगा। लिम्फ में एब्जॉर्ब होगा। लिम्फ के बाद वो कहाँ जाएंगे? एलिमेंट ब्लड में, इसके बाद देखें तो पूरी जो म्यूकोजल एपिथीलियम है ओइसोफेगस से लेकर रेक्टम तक थ्रू आउट द लेंथ म्यूकोजल एपिथीलियम में ढेर सारी गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और इन गॉबलेट सेल्स का काम है म्यूकस सिक्रीट करना। म्यूकस का जो फंक्शन है वो हम पढ़ चुके हैं। और चारों के जो 4 लेयर हैं वो थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन शो करेंगे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। वो फिर हायर क्लासेस में जैसे आप डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर इतना ही काफ़ी है। तो दैट्स ऑल अबाउट हिस्टोलॉजी ऑफ द गट। मूविंग टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन द इंटेस्टाइन। ये टेबल हमने बुक से लिया है। और अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो फूड का एब्जॉर्प्शन मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द प्रिंसिपल ऑर्गन, मेन ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। डाइजेशन भी यहीं पर कंप्लीट होगा। और जो डाइजेशन के फाइनल प्रोडक्ट्स हैं ऑल आर एब्जॉर्ब थ्रू म्यूकोजा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आइदर इनटू ब्लड और लिम्फ। जैसे हमने बात की जो फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल्स हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं वो लिम्फ में जाएंगे। बाकी सारे फूड सब्सटेंस डायरेक्टली ब्लड में जाएंगे। इसके अलावा भी सम अदर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन और एलिमेंट्री कैनाल आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन। जैसे अगर हम माउथ की बात करें तो कुछ ड्रग्स हैं जो बक्कल एपिथेलियम के कांटेक्ट में आने पर, म्यूकोजा ऑफ माउथ के कांटेक्ट में आने पर या लोअर साइड ऑफ टंग के कांटेक्ट में आने पर सीधा ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो माउथ में आप पढ़ेंगे सर्टेन ड्रग्स। स्टमक में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा वाटर, सिंपल शुगर एंड एल्कोहल। सिंपल शुगर है, एल्कोहल एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? स्टमक में। मेनली एब्जॉर्प्शन इन सब चीज़ों का भी मेनली एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में अगर हम देखें तो लिटिल बिट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, some minerals and drugs takes place. So that's all about the gist of the absorption कि जो absorptive activities हैं वो mainly कहाँ होगी? small intestine में। food का digestion, absorption दोनों कहाँ complete होगा? small intestine में। absorption of food means the process by which simple substance from the lumen of intestine enter into epithelial cells of alimentary canal, intestine specially, because absorption of food small intestine में होगा। और जो intestinal epithelium है, एंटीरोसाइट सेल्स हैं, वो सिंपल फूड को एब्जॉर्ब करेंगी। तो एब्जॉर्प्शन कौन सा प्रोसेस है? एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू डाइजेस्टेड फूड ल्यूमन से एपिथेलियम सेल के अंदर एंट्री करेगा, दैट इज एब्जॉर्प्शन। अब जो फूड का एब्जॉर्प्शन है वो 2 तरीके से होगा। वन इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट, वन इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव का मतलब है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जब तक सब्सटेंसेस एलिमेंट्री कैनाल में ज़्यादा हैं वो सेल्स के अंदर जाएंगे टुवर्ड लो कंसंट्रेशन, लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिसअपियर होगा फर्दर एब्जॉर्प्शन विल टेक्स प्लेस थ्रू एक्टिव मेथड। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। और आई थिंक सबको मालूम होगा कि इस प्रोसेस के दौरान देयर विल बी यूज ऑफ ATP। अब हम बात करेंगे 2 पॉइंट्स पर जो हमने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया।
सिंपल शुगर्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंस एपिथेलियम सेल एब्जॉर्ब करके सीधा ब्लड कैपिलरीज में डिलीवर करेंगी। लेकिन जो मोनोग्लिसराइड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरोल्स हैं, फैट सॉल्यूबल विटामिन्स हैं, बिकॉज ये वाटर इनसोल्यूबल हैं तो ये फर्स्ट लैक्टियल में एब्जॉर्ब होंगे। दे आर फर्स्ट एब्जॉर्ब इनटू लैक्टियल। एंड व्हाट इज लैक्टियल? लिम्फेटिक वेसल ऑफ विलाई इज नोन एज लैक्टियल। और लैक्टियल के बाद यानी कि पहले वो लिम्फ में जाएंगे और लिम्फेटिक सिस्टम के बाद वो कहाँ एंटर होंगे? ब्लड में। लिपिड्स जो हैं दे आर एब्जॉर्ब बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बिकॉज लिपिड बायलेयर जो है और लिपिड जो हैं दे आर सोल्यूबल इन लिपिड, नॉन पोलर हैं दोनों। लिपिड बायलेयर इज ऑल्सो नॉन पोलर। यहाँ पर जो मोनोग्लिसराइड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, दे आर एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन। अगर हम बात करें ग्लूकोज की, अमाइनो एसिड्स की, सो फर्स्ट ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न मीन्स वो डिफ्यूज़न जो कैरियर प्रोटीन के थ्रू होगा। जैसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टिंग के लिए ग्लूटाथायोन रिसेप्टर, ग्लूट ट्रांसपोर्टिंग चैनल प्रेजेंट होते हैं, GLUT, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन। सो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है जिनके थ्रू ग्लूकोज का मूवमेंट होगा। इसी तरह चैनल प्रोटीन अमाइनो एसिड के लिए भी प्रेजेंट है, डिफरेंट आयंस के लिए प्रेजेंट है। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मीन्स वो डिफ्यूजन जो कैरियर आयंस के थ्रू है, जो कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू है, जो चैनल प्रोटीन्स के थ्रू है। ध्यान रहे यहाँ पर भी ग्रेडियंट की ज़रूरत होगी एंड देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। और प्रोसेस कब तक होगा? जब तक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। उसके बाद ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स का फर्दर एब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होगा। जो वाटर है वो ऑस्मोटिकली एंटर करेगा। जैसे जैसे ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन होगा ऑटोमेटिकली वाटर विल फॉलो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो वाटर जो है वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को फॉलो करेगा। एंड जो इसके बाद अगर हम देखें जैसे सोडियम है, सोडियम का एब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा। क्लोराइड आयन का एब्जॉर्प्शन पैसिवली होगा, बिकॉज सेल अपने आप को हमेशा इलेक्ट्रिकली बैलेंस रखना चाहेगी। तो जैसे ही पॉजिटिव आयन एंटर होंगे ऑटोमेटिकली नेगेटिव आयन विल मूव इनसाइड द सेल। तो जैसे ही सेल सोडियम एब्जॉर्ब करेगी ऑटोमेटिकली क्लोराइड आयन का डिफ्यूजन होगा। तो जो क्लोराइड आयन का जो एंट्री होगा दैट विल बी टेक्स प्लेस बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रक्टोज की, 3 मोनोसेकेराइड हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड लास्ट में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा। फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन मेनली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट इन ब्रीफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। नाउ इस स्लाइड में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज टेक्स प्लेस। सेम प्रोसेस ये पीसीटी में भी रन होगा। पीसीटी मीन्स प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन का पार्ट है जहाँ पर ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन वाले जो स्टेप में ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन होगा। पहले थोड़ा सा डायग्राम को समझ लेते हैं, हमने क्या मेंशन किया है। ये देखिए, ये एपिथेलियम है, ये ल्यूमन की साइड माइक्रोविल्लाई है, ये ल्यूमन है, ये माइक्रोविल्लाई, और यहाँ पर ये ब्लड कैपिलरीज हैं। सो ल्यूमन के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, राइट। अब दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट 2 तरह का होता है। एक तो होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, डायरेक्ट एटीपी का इन्वॉल्वमेंट होगा एंड मॉलिक्यूल विल मूव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या कहा है हमने, एटीपी का यूज डायरेक्ट होगा, उसी प्रोटॉन पंप के थ्रू होगा, और जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल मूव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सेकेंडरी एक्टिव पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, थोड़ा याद हो जाएगा। ये देखिए, ये जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम है उनके बेसल सरफेस की तरफ, ये इनका एपिकल सरफेस है, बेसल सरफेस की तरफ क्या प्रेजेंट है, सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज पंप। दिस इज सोडियम पोटाशियम एटीपीएज और सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज पंप। अब जैसा कि नाम है सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज पंप, ऐसा पंप जिसके थ्रू किसका एक्सचेंज होगा, सोडियम आयन एंड पोटाशियम आयन का।
अब इस पंप के थ्रू होता क्या है कि जब ये पंप ऑपरेट होगा तो 3 सोडियम आयन सेल से बाहर चले जाएंगे और इन रिटर्न 2 पोटाशियम आयन ब्लड से कहाँ आ जाएंगे, सेल में। ध्यान रहे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पर कम है और यहाँ से वो कहाँ जा रहे हैं, जहाँ ज़्यादा है। पोटाशियम आयन यहाँ कम है और यहाँ से वो कहाँ आ रहे हैं, जहाँ पर वो ज़्यादा है। तो सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज पंप मसल के अंदर, नर्व के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नर्व मेम्ब्रेन में अगर हम देखें तो इस पंप का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। ये नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे और नर्वस सिस्टम में 75% से ज़्यादा जो एनर्जी का यूज है वो इस पंप को रन करने के लिए ही चाहिए। अभी हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिर समझने की कोशिश करेंगे। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहाँ पर मॉलिक्यूल मूव हो रहे हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जैसे सोडियम आयन अंदर से बाहर आ रहे, यहाँ सोडियम कम है और बाहर ज़्यादा है, तो ये पंप 3 सोडियम आयन को बाहर लेकर जाएगा और बदले में 2 पोटाशियम आयन अंदर आएंगे, राइट। तो अल्टीमेटली इन सेल में सोडियम आयन की क्या रहेगी, कमी। अब आपको दूसरे पॉइंट पर आना है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वेयर देयर इज डायरेक्ट यूज ऑफ एटीपी। ये जो सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज पंप है ये एटीपी का यूज करेगा और 3 सोडियम आयन को अंदर लेकर आएगा और 2 पोटाशियम आयन को 3 सोडियम आयन को बाहर लेकर जाएगा और 2 पोटाशियम आयन को अंदर। तो आई थिंक प्राइमरी का वर्ड क्लियर। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट यूज ऑफ एटीपी फॉर मूविंग द सब्सटेंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब हम दूसरा देखें, यहाँ पर इस पंप के सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज पंप के ऑपरेट होने की वजह से विद इन द सेल सोडियम कंसंट्रेशन कम है। ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो सोडियम आयन है वो डिफ्यूज होकर कहाँ आएंगे, सेल के अंदर। ये ल्यूमन है, ल्यूमन में सोडियम आयन प्रेजेंट है, सेल में सोडियम आयन बार बार सेल से सोडियम आयन बाहर पंप आउट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर सोडियम की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, कम। तो ऑटोमेटिकली सोडियम आयन ल्यूमन से कहाँ जाएगा, सेल में। कौन से प्रोसेस के थ्रू, चार्ज्ड पार्टिकल है, Na जो है चार्ज्ड है, चार्ज्ड सब्सटेंस लिपिड बाइलेयर के थ्रू मूव नहीं हो पाएंगे बिकॉज लिपिड बाइलेयर नॉन पोलर है, चार्ज्ड आयन पोलर है। तो Na के लिए यहाँ पर स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन होगा और कौन सा प्रोसेस होगा यहाँ पर, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। वर्ड को देखेंगे, कौन सा डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो सोडियम आयन विल मूव डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पर सोडियम आयन ज़्यादा हैं, यहाँ से वो कहाँ जाएंगे, जहाँ वो कम है। ध्यान रहे सोडियम का यहाँ पर डिफ्यूज़न है, लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है इसके पास सोडियम के साथ साथ किसके लिए बाइंडिंग साइट है, ग्लूकोज के लिए। तो ये सिम्पोर्टर हो गया। एक होता है यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट, 3 टर्म है। यूनिपोर्ट मतलब किसी एक मॉलिक्यूल का मूवमेंट। जैसे ये देखिए, ये जो ग्लूट है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टिंग चैनल, ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टिंग चैनल है इसके थ्रू ग्लूकोज का मूवमेंट है, सिर्फ ग्लूकोज का, तो ये एग्जाम्पल होगा यूनिपोर्ट। यहाँ देखिए, यहाँ पर सोडियम बाहर गया, पोटाशियम अंदर आया, तो ये को ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। को मतलब 2 मॉलिक्यूल साथ साथ मूव कर रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एंटीपोर्ट का एग्जाम्पल हुआ। यहाँ पर देखिए सिम्पोर्ट, सिम्पोर्ट मीन्स 2 मटेरियल मूव कर रहे हैं लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट इज सिम्पोर्ट। तो ये सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट प्रोटीन है, तो जिसकी वजह से सोडियम के मूवमेंट की वजह से सोडियम का तो यहाँ पर डिफ्यूज़न है। कौन सा डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, और उस डिफ्यूज़न के साथ ग्लूकोज का होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ग्लूकोज यहाँ पर लो कंसंट्रेशन से कहाँ जा रहा है, हाई कंसंट्रेशन पे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। सोडियम मूव कर रहा है अपने चैनल के थ्रू और वो कह रहा है कि ग्लूकोज अगर तुम्हें चलना है तो तुम भी चलो। दिक्कत क्या है यहाँ पर, कंडीशन क्या है कि सोडियम अटैच होने से पहले ग्लूकोज को बाइंड कर जाना चाहिए। सोडियम जो चैनल है वो वेट नहीं करेगा कि ग्लूकोज यू शुड कम एंड बाइंड ओनली देन आई विल मूव सोडियम आयन इनसाइड, नो।
जैसे ही ग्लूकोज यहाँ पर अटैच हुआ कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही सोडियम यहाँ पर अटैच होगा कन्फर्मेशनल चेंज होगा और सोडियम के साथ साथ ग्लूकोज भी कहाँ चले जाएंगे, सेल के अंदर। तो अगर आप आइसोलेशन में इस प्रोसेस को देखते हो तो यहाँ पर सोडियम के मूवमेंट की वजह से ग्लूकोज का मूवमेंट हो रहा है, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ एटीपी एट ऑल। बट जो सोडियम का जो डाउन हिल मूवमेंट है, सोडियम जो मूव कर रहा है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, वो किस वजह से है, वो इस चैनल के ऑपरेट होने की वजह से है। लगातार सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन को कम मेंटेन करे हुए है, कम रखता है, हमेशा वो लो लेवल पर रखता है ताकि यहाँ सोडियम का लेवल ज़्यादा हो और ऑटोमेटिकली सोडियम बाहर से कहाँ आए, अंदर वो अपने साथ क्या ले जाए, ग्लूकोज। इसी तरह कुछ चैनल प्रोटीन में सोडियम के साथ साथ और कौन मूव कर सकता है, अमाइनो एसिड। तो इस तरह के एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम कहेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पर ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड का मूवमेंट सोडियम आयन के साथ कपल्ड है, सोडियम की जो ट्रांसपोर्ट है उसके साथ कपल्ड है। ये प्रोसेस अगर हम आइसोलेशन में देखें तो ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है। कौन से टाइप का ट्रांसपोर्ट है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, बिकॉज इस प्रोसेस में देयर इज़ नो यूज़ ऑफ एटीपी एट ऑल। सो यहाँ पर हमने पढ़ा एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरह के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होते हैं जहाँ पर डायरेक्ट एटीपी का यूज है, जैसे सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप, 3 सोडियम आयन अंदर से बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम आयन ब्लड से सेल में आएंगे, जिसकी वजह से सेल के अंदर ये जो एपिथेलियल सेल हैं, एंटीरोसाइट सेल हैं, इनमें सोडियम का लेवल कम रहेगा क्योंकि डायरेक्ट यूज है एटीपी का। तो दिस इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा क्या है कि यहाँ सोडियम कम होने की वजह से ऑटोमेटिकली सोडियम बाहर से कहाँ आएगा, अंदर, और अपने साथ ये क्या ले आएगा, ग्लूकोज या अमाइनो एसिड। सो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम कहेंगे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर हम ओवरऑल प्रोसेस को देखें तो ग्लूकोज के मूवमेंट में अभी भी क्या चाहिए, एनर्जी। और यहाँ देखिए ये जो ग्लूट है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टिंग चैनल प्रोटीन है, क्योंकि जब ग्लूकोज यहाँ से एंटर करेगा तो सेल में ग्लूकोज क्या है, ज़्यादा। तो अब यहाँ से ग्लूकोज मूव कर रहा है, अगेन दिस इज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। कौन से टाइप का ट्रांसपोर्ट है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। लेकिन ओवरऑल इस प्रोसेस में देयर इज यूज ऑफ एनर्जी, इसीलिए हम इसे कहेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड का मूवमेंट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होगा, साथ में एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होगा। Here we will discuss lipid absorption. लिपिड्स के डाइजेशन प्रोडक्ट क्या रहेंगे, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड। As we know, fatty acid, monoglyceride are insoluble in water, so bile salt will make them water soluble. So these fatty acids and monoglycerides are attached with bile salts to form water soluble micelle, and these micelle carried them to apical surface of the enterocytes. From here lipids are absorbed by process of डिफ्यूज़न। अब सेल में एंट्री करने के बाद विद इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोनोग्लिसराइड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल अगेन कंबाइन टू फॉर्म triglycerides, again combine to form triglycerides, and these triglycerides will move into Golgi। ये आपने पढ़ा है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल है वो पैक होकर किधर आएगा, Golgi में। अब Golgi के अंदर क्या होगा, these triglycerides combine with protein to form very small lipoproteinous structure, जिन्हें हम क्या कहेंगे, काइलोमाइक्रोन। याद रखना है, काइलोमाइक्रोन इज ए लाइपोप्रोटीनस स्ट्रक्चर। लिपिड कंबाइन विद प्रोटीन, काइलोमाइक्रोन आर ऑल्सो वाटर सोल्यूबल, माइसेली आर ऑल्सो वाटर सोल्यूबल। माइसेली में बाइल सॉल्ट्स हैं एंड फोस्फोलिपिड है।
माइसेली में क्या है, बाइल सॉल्ट्स एंड फोस्फोलिपिड हैं। काइलोमाइक्रोन में क्या है, लिपिड के साथ कौन जुड़ा हुआ है, प्रोटीन। सो काइलोमाइक्रोन आर लाइपोप्रोटीनस इन स्ट्रक्चर। किस वजह से प्रोटीन यहाँ पर जुड़ा है, बिकॉज ट्राइग्लिसराइड वाटर इनसोल्यूबल हैं, ब्लड में मूव नहीं कर पाएंगे। टू मेक देम वाटर सोल्यूबल, उनको किसके साथ जोड़ा गया है, प्रोटीन के साथ, टू फॉर्म वेरी स्मॉल वाटर सोल्यूबल लाइपोप्रोटीनस स्ट्रक्चर नोन एज काइलोमाइक्रोन। हालांकि अभी भी काइलोमाइक्रोन का साइज इतना बड़ा है कि दे कैन नॉट एंटर ब्लड, इसलिए ब्लड कैपिलरीज की बजाय वो किस में एंटर करेंगे, लिम्फेटिक वेसल में, जिसका नाम है लैक्टियल। और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू जो लिपिड्स हैं दे आर ड्रेन्ड इनटू ब्लड। ये हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में ब्लड सर्कुलेशन जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ेंगे कि किस तरह जो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू जो लिम्फ है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है। सो काइलोमाइक्रोन्स के थ्रू लिपिड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। अगर हमें दो वर्ड याद रखने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, लिपिड का एब्जॉर्प्शन माइसेली की फॉर्म में होगा, लिपिड का ट्रांसपोर्टेशन काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में होगा। काइलोमाइक्रोन आर वेरी स्मॉल प्रोटीन कॉटेड फैट ग्लोब्यूल हैं। क्या है, वेरी स्मॉल प्रोटीन कॉटेड फैट ग्लोब्यूल, मीन्स ये लाइपोप्रोटीन स्ट्रक्चर हैं और जो लिम्फेटिक वेसल में जाएंगे ऑफ द विलाई और उसके बाद वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ब्लड में चले जाएंगे। तो प्रोटीन लिपिड का ट्रांसपोर्टेशन काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में होगा, लिपिड का एब्जॉर्प्शन माइसेली की फॉर्म में होगा। सो लिपिड्स आर मेनली एब्जॉर्ब बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन बिकॉज लिपिड आर नॉन पोलर एंड जो लिपिड बाइलेयर है सेल मेम्ब्रेन है वो भी नॉन पोलर है। सो दैट्स ऑल अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड।